हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल पाथ। तो हम 1 मंथ रिवीजन सीरीज़ में देखने जा रहे हैं बिहार बजट 2025 फॉर द अपकमिंग 71st बीपीएससी। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ द सिविल पाथ पर। तो बजट रुपीज़ डेवलपमेंटल रोड मैप को हम आगे देखते हैं बिहार बजट 2025-26 के रूप में। और 2025-26 का जो बिहार बजट है वो लगभग 3.17 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन को दिया गया है, लगभग 60,964 करोड़, जो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देना है तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये बजट ही है। इसीलिए आज के लेक्चर में हम बिहार बजट को डिटेल में समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, स्कीम्स के साथ और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के साथ। चलो देखते हैं। तो जो बिहार का जो बजट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? इट वॉज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार, मिस्टर सम्राट चौधरी। बिहार के वित्त मंत्री मिस्टर सम्राट चौधरी द्वारा यह बजट पेश किया गया। प्रेजेंटेड द बजट फॉर द स्टेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ऑन March 3, 2025। 3 मार्च 2025 को फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट मिस्टर सम्राट चौधरी जी ने, जो कि बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पेश किया। और बजट का टोटल अमाउंट क्या था? 3.17 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि द GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोजेक्ट ऑफ बिहार फॉर 2025-26 एट करेंट प्राइसेस is projected to be rupees 10.97 lakh crore, amounting to growth of 22% over 2024-25। मतलब GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये पूरे राज्य के अंदर एक साल में प्रोड्यूस होने वाले सामान और सर्विसेज का टोटल मॉनेटरी वैल्यू है। तो वो कह रहे हैं कि इस बार के बजट में जो GSDP है बिहार का, वो करंट प्राइसेस पर 10.97 लाख करोड़ प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि 22% की ग्रोथ है इसकी 2024-25 की तुलना में। और ये करंट प्राइसेस क्या हैं? ये होते हैं एक्चुअल मार्केट प्राइसेस ऑफ द टाइम। मतलब करंट प्राइसेस जो है ना, इसको हम कहते हैं, एक और नाम कहते हैं, वो है नॉमिनल प्राइसेस। ठीक है। जिसका मतलब होता है कि वो प्राइसेस जो किसी भी आइटम के लिए उस समय ट्रांजैक्शन के वक्त पे किए जाते हैं बिना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के एडजस्टमेंट के। यानी कि अगर 2025 में दूध 50 रुपये पर लीटर थी और आज 55 रुपये पर लीटर है, मतलब 2025 का अगर आप शुरुआत में रखो 50 रुपये पर लीटर थी, परंतु आज अभी अगस्त के महीने में 55 रुपये पर लीटर है, तो ये दोनों करंट प्राइसेस के फॉर्म है। सिर्फ उस वक्त के एक्चुअल मार्केट रेट्स दिखाते, जो प्रेजेंट टाइम में जो रेट चल रहा है वो हुआ करंट प्राइसेस। ठीक है। अब अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर, जिसमें कि एक्सक्लूडिंग डेट रीपेमेंट। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और इसमें जो कर्ज का जो भी कर्ज या फिर लोन लेती है सरकार, उसका जो रीपेमेंट किया गया उसको एक्सक्लूड किया गया, बाहर रख के एक्सपेंडिचर का जो डाटा है वो हम देख रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है कि इन 2025-26 इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी रुपीज़ 2,94,075 crore, a decrease of 10% from the revised estimates of 2024-25. In addition, debt of rupees 22,820 crore will be repaid by the state. मतलब कि बिहार के रिवाइज्ड एस्टिमेट जो कि यहाँ गिवन है 2024-25 के मुकाबले 2025-26 यानी कि करंट ईयर जो चल रहा है उसमें, ये 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में जो 2025-26 का टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है वो है 2,94,075 करोड़, जिसमें कि डेब्ट यानी कर्ज का जो लोन का रीपेमेंट है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। और जो ये जो डेटा है इस साल के एक्सपेंडिचर का, खर्चे का, वो पिछले साल से 10% कम है। A decrease of 10% from the revised estimates of 2024-25। इसके अलावा 22,820 करोड़ का डेप्ट रीपेमेंट भी इंक्लूड है, जो पूरे फिजिकल पिक्चर में ऐड होता है। डेट रीपेमेंट को हम एक जरा सा थोड़ा देख लें तो समझ में आ जाएगा।
अगर हमने डेब्ट रीपेमेंट को समझ लिया ना तो बजट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो लिख रखा है कि डेट रीपेमेंट, वो है क्या कहते हैं कि जब सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए लोन या उधार लेती है, जैसे कि मार्केट से, आरबीआई से या बॉन्ड्स के थ्रू, तो उससे एक टाइम के बाद वापस चुकाना पड़ता है ना, रीपेमेंट। इसी उधार को लौटाने के लिए जो पैसा सरकार बजट में अलग से रखती है उसे डेट रीपेमेंट बोलते हैं। ठीक है, यही था। अब अगला क्या है, रिसीप्ट्स। मतलब कि रिसीप्ट्स जो है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स लिखा है, बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स मतलब जो सरकार उधार लेती है उसको बाहर करके, एक्सक्लूड करके जो रिसीप्ट्स है उसका डाटा हम देख रहे हैं। रिसीप्ट्स मतलब बजट में सरकार को पैसा जो है दो तरह से मिलता है। एक अपना खुद का रेवेन्यू होता है जो टैक्स लेती है सरकार, या नन टैक्स, जैसे भी सरकार अपना एक खुद का रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरा होता है सेंटर से मिलने वाला पैसा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आवंटित करती है फंड्स, जिसमें आता है टैक्स शेयर प्लस ग्रांट्स। तो अगर ये दोनों कम पड़ जाए तो उधार लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं बोरोइंग्स। तो यहाँ पे हमने उधार को बाहर करके देख रहे हैं कि सरकार को टोटल कितना रिसीव हुआ अमाउंट। तो रिसीप्ट्स फॉर 2025-26 आर एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 2,61,357 करोड़, an increase of 7% as compared to the revised estimate of 2024-25। सरकार को इस साल रिसीविंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, पिछले साल के कंपैरिजन में 7% ज़्यादा। तो 2024-25 के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट से उसकी कंपैरिजन में इस बार सरकार को 7% ज़्यादा फंड्स की रिसीविंग हुई है। अब अगला डाटा है रेवेन्यू सरप्लस का। तो रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है कि उस सिचुएशन को हम रेवेन्यू सरप्लस कहेंगे जब एक साल में सरकार की रेवेन्यू रिसीप्ट अपनी आय और सेंटरिस्ट से मिलने वाला पैसा, जो रेवेन्यू रिसीप्ट हुई सरकार की, जो एक साल की जो सरकार की रेवेन्यू रिसीप्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, रोज़मर्रा के खर्चे जैसे सैलरी, सब्सिडी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो सरकार की जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे रेवेन्यू सरप्लस। सरप्लस मतलब ज़्यादा, ठीक है, सरप्लस मतलब ज़्यादा, मतलब सरकार को चलाने के लिए जो पैसा है वो ज़्यादा रिसीव हुआ है, ठीक है, खर्चे से ज़्यादा। तो रेवेन्यू सरप्लस इन 2025-26 इज एस्टिमेटेड टू बी 0.8% ऑफ GSDP, रुपीज़ 8,831 करोड़, as compared to a revenue deficit of 4.1% of GSDP, rupees 36,788 crore at the revised estimate stage in 2024-25। मतलब कि 2024-25 की तुलना में सरकार को 2025-26 में जो रेवेन्यू सरप्लस हुआ है, कितना हुआ है, स्टेट का जो GSDP है उससे 0.8% का सरप्लस हुआ है सरकार को रेवेन्यू में, जो कि पिछले साल की तुलना में, पिछले साल सरकार डेफिसिट, घाटे में चल रही थी, वो GSDP के 4.1% घाटे में चल रही थी, उसकी तुलना में इस साल सरकार को सरप्लस हुआ है, ठीक है, फ़ायदा हुआ है। अब अगला क्या है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसका एक सिंपल फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे अगर जगह बन रहा है तो मैं लिख के दिखाती हूँ। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, समझते जाना, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो खर्चा है, माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, जितनी रेवेन्यू रिसीव हुई है, प्लस नन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स, नन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट्स। यही फॉर्मूला है आपका फिस्कल डेफिसिट का। अब हम इसको लैंग्वेज में समझे, लिंग्विस्टिक वे में, तो क्या है कि जितना पैसा सरकार के पास है और जितना खर्च करना है उस बीच का जो शॉर्टेज है उसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और ये शॉर्टेज पूरा करने के लिए सरकार को उधार यानी कि बोरोइंग लेना पड़ता है, ठीक है। और बढ़िया से अपने स्टूडेंट वाले लैंग्वेज में समझो तो फिस्कल डेफिसिट एक तरह का फाइनेंशियल थर्मोमीटर है जो दिखाता है कि सरकार अपने रिसोर्सेज से कितना काम
रिसोर्सेज से कितना कम पड़ रही है और कितना उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बजट, बिहार बजट 2025-26, fiscal deficit for 2025-26 is targeted at 3% of GSDP, that is rupees 32,718 crore. In 2024-25, as per the revised estimates, fiscal deficit is expected to be 9.2% of GSDP, higher than the budgeted 3% of GSDP. तो इस साल जो है वो फिजिकल डेफिसिट रखा गया है 3% का। पिछले साल भी 3% का रखा गया था, लेकिन रहा कितना, 9.2%, ठीक है। यही देखना था हमें पहले पेज में। अब अगले पेज में हम देख रहे हैं पॉलिसी हाइलाइट्स, बिहार बजट की पॉलिसी हाइलाइट्स। तो बिहार बजट 2025-26 में विमेन वेलफेयर को काफ़ी सेंटर स्टेज पे रखा गया है, विद अ स्लीव ऑफ टारगेटेड इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स डिजाइन टू बूस्ट वुमेन्स सेफ्टी, एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मोबिलिटी। तो वुमेन वेलफेयर में जो पॉइंट रखा गया है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ महिला हाट विमेंस मार्केट प्लेस इन पटना, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पिंक टॉयलेट्स अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन इंट्रोडक्शन ऑफ पिंक buses in major urban areas staffed by female drivers and conductors has been announced। मतलब महिला हाट जो एक विमेंस मार्केट खोला गया है पटना में, ताकि वो डेजिग्नेटेड स्पेसेस रखेंगी वेंडिंग जोन्स में। जो भी मेजर विमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी ना, वो आके महिला हाट में अपनी दुकानें लगाएंगी, ठीक है। अभी पटना में इसको चालू किया गया है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स आके लगाएंगी और इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। फिर क्या है कि पिंक बसेस और पिंक टॉयलेट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है विमेन सेफ्टी के लिए, ताकि जो बड़े बड़े मेजर अर्बन एरियाज़, बड़े बड़े शहरी इलाके हैं, वहाँ पे फीमेल ड्राइवर्स ड्राइव करेंगी पिंक बसेस को, और फीमेल ड्राइवर और कंडक्टर दोनों इसको ऑपरेट करेंगे। और पिंक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं बहुत सारे जगहों पे, सारे जिलों में, ताकि वो महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर सुविधा मिले। फिर अगला पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। The construction of greenfield airports in Sultanganj, Bhagalpur district and Raxaul East Champaran district has been announced। तो बहुत बार हम लोग ये टर्म सुनते हैं ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, तो यहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है। तो एक बार जान लेते हैं कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या है, जो कि खुलने जा रहे हैं भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में और ईस्ट चंपारण ज़िले के रक्सौल में। तो जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते हैं, मतलब एक नया एयरपोर्ट जो बिल्कुल शुरू से फ्रॉम स्क्रैच बनाया जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां पहले कोई एयरपोर्ट या एविएशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ये कम्प्लीटली न्यू साइट होती है, न्यू लैंड एक्विजिशन, न्यू रनवेज, न्यू टर्मिनल्स, एटीसी टावर्स, कार्गो फैसिलिटीज़, सब नया डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का हम एग्जाम्पल देखें अगर हमारे देश में, तो अभी कौन सा है, वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट RGIA शमशाबाद, ठीक है। हो सकता है कि नेशनल जीके में पूछ लिया जाए, ठीक है। हैदराबाद का ही जो एयरपोर्ट है उसी का नाम है RGIA एयरपोर्ट शमशाबाद, ठीक है। और लगे हाथ ब्राउन फील्ड को भी एकदम जल्दी से समझ लें। तो ब्राउन फील्ड मतलब जो एयरपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी को एक्सपैंड या मॉडर्नाइज करना, जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना दिल्ली में, जिसका नया टर्मिनल खुला था, टर्मिनल 3 इंटरनेशनल T3 टर्मिनल, ठीक है। अब अगला पॉइंट कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, पॉलिसी हाईलाइट्स में हम देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ विल बी स्टैब्लिश्ड इन ऑल सब डिविजन्स इन अ फेज्ड मैनर। तब राज्य के सारे सब डिविजन्स में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ को फेज्ड मैनर में स्टैब्लिश किया जाएगा। अब हम डिटेल में देख रहे हैं बिहार की इकोनॉमी को इस साल के बजट से। पहला पॉइंट है GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीछे हमने देखा उसका डेफिनेशन। तो कहता है कि इन 2023-24 बिहार GSDP at constant prices is estimated to have to grow by 9.2% over the previous year. In comparison, India's GDP is estimated to grow by 9.2% in 2023-24। मतलब कि लगभग सिमिलर ग्रोथ ही चल रही है इंडिया की भी और बिहार की भी। जो ग्रोथ रेट है बिहार की वो रहेगी 9.2%, पिछले साल का रखा गया है बिहार का, 2023-24 में काउंट की गई, एक अच्छी ग्रोथ रेट है ये। और भारत का भी जो GDP ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेट किया गया था तो 2023-24 में 9.2% ही।
अब आगे देखें सेक्टर्स, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। इन 2023-24 सर्विसेज सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 10.8% एट कांस्टेंट प्राइसेस, followed by manufacturing 8.2% and agriculture 5.7%. In 2023-24, agriculture, manufacturing and services are estimated to contribute 24%, 18% and 58% to the economy. वही कि जैसा ग्रोथ वैसा कंट्रीब्यूशन। तो 2023-24 में जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ किया है सर्विसेज सेक्टर ने। कांस्टेंट प्राइसेस में सर्विसेज सेक्टर ने 10.8% की गति से ग्रोथ किया है। उसके सेकंड नंबर पे रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि 8.2% की गति से ग्रो किया है, और सबसे पीछे रहा एग्रीकल्चर जो 5.7% की गति से ग्रो किया। और उसी तरीके से जो है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 24% इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग 18%, ये बीच में मतलब ये सबसे लास्ट रहा मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन, और जो सर्विसेज सेक्टर है सबसे ज़्यादा 58% कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। अब आगे है पर कैपिटा जीएसडीपी। तो 2023-24 में बिहार की जो पर कैपिटा जीएसडीपी करंट प्राइसेस पे थी वो एस्टिमेट की गई थी 66,828 करोड़ रुपए, जो कि 13% ज़्यादा है 2022-23 की तुलना में। और वहीं भारत की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो एस्टिमेट की गई 2,15,935 रुपये, जो कि 11% ज़्यादा है पिछले साल से। दोनों में भारत की भी और बिहार की भी, दोनों की पर कैपिटा जीएसडीपी और जीडीपी में ग्रोथ हुई है। बिहार ने 13% का ग्रोथ देखा है और भारत ने 11%। अब हम बात करेंगे टोटल प्राप्तियों की, रिसीप्ट्स इन 2025-26। 2025-26 में कितनी प्राप्तियां हुई हैं बिहार में, कुल राजस्व प्राप्ति यानी कि टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो बिहार में ना 2025-26 में जो टोटल प्राप्त हुई है राजस्व प्राप्ति वो रखी गई है 2,60,831 करोड़ रुपए का। एक अंदाजन अनुमानित रखा गया है कि इतनी रिसीव होगी, जो कि पिछले साल 2024-25 की तुलना में 7% ज़्यादा है। इसमें से जो है कि 26% जो अमाउंट होगा वो सरकार अपने रिसोर्सेज से रेज करेगी, और बाकी बचा हुआ 74% इसको मिलेगा केंद्र सरकार से, विल कम फ्रॉम द सेंटर। तो रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस एंड ग्रांट्स। मतलब कि सरकार कुछ जो टैक्स के बाद पैसे देती है उसमें जो राज्य का शेयर रहेगा उससे आएंगे, जो केंद्र देगी उसका जो टोटल अमाउंट है उसमें से ये 74% में से 53% आएगा स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ठीक है, और बाकी ग्रांट से 21% आएंगे। मतलब क्या हुआ कि 53% उसको कहाँ से मिलेंगे, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, यानी कि वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू से स्टेट को फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर देती है, और बचे हुए जो 21% है वो ग्रांट के तौर पर यानी अनुदान के रूप में मिलेंगे, यानी वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अनुदान स्वरूप देगी, या वो समझो कि उसको वापस नहीं करना पड़ता राज्य को, ठीक है, जो कि वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम्स डिजास्टर रिलीफ वगैरह में खर्च होती है। अब अगला पॉइंट है डिवॉल्यूशन। डिवॉल्यूशन मतलब वित्तीय विकेंद्रीकरण। तो डिवॉल्यूशन जो है वो है वित्तीय विकेंद्रीकरण, जिसको सिंपल शब्दों में हम समझें तो क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कलेक्टेड टैक्स रेवेन्यू का एक हिस्सा स्टेट्स को देती है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर, उस प्रोसेस को डिवॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस कहते हैं। और ये जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जिसको कि आर्टिकल कहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ किस आर्टिकल के थ्रू रखा गया है, वो आर्टिकल 270, 275 और 280। अब हम देखने जा रहे हैं ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर। केंद्र से क्या क्या अनुदान मिले बिहार राज्य सरकार को, ठीक है। तो 2025-26 जो बजट है उसके लिए जो अनुदान मिला है केंद्र से वो है 54,575 करोड़ रुपए, जो कि पिछले बार से 2% ज़्यादा है, ठीक है।
दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द एक्चुअल्स ऑफ 2023-24, और उससे पीछे वाले साल यानी 2023-24 से ये बहुत ही ज़्यादा है। उस साल मिला था 26,125 करोड़ रुपए और इस साल मिले हैं 54,575 करोड़ रुपए। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि सरकार को अपने ही टैक्स से क्या क्या रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, तो बिहार टोटल ओन टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू बी ₹59,520 करोड़ इन 2025-26, an increase of 10% over the revised estimate of 2024-25. Own tax revenue as a percentage of GSDP is estimated at 5.4% in 2025-26, lower than the revised estimates for 2024-25. As per the actual figures for 2023-24, own tax revenue as a percentage of GSDP was 5.7%. तो ये जो लंबा चौड़ा पैराग्राफ है ये क्या कहता है ये मैं बताती हूँ। तो ये टोटल पैराग्राफ ये कहता है कि बिहार का जो ओन टैक्स रेवेन्यू है वो हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो इस साल जो रहा है ये 59,520 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 2024-25 से बहुत ही ज़्यादा 10% ज़्यादा रहा है। और जो इनका ओन टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी है, मतलब जीएसडीपी के परसेंटेज के रूप में जो इनका ओन टैक्स रेवेन्यू है वो 5.4% 2025-26 में रहा है, जो कि पिछले साल यानी 2024-25 से कम रहा है। उस साल 5.7% था। मतलब कि बिहार का ओन टैक्स रेवेन्यू तो हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, लेकिन ओन टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी थोड़ा गिर रहा है। इसका मतलब जीएसडीपी ग्रोथ भी तेज हो रही है। ओवरऑल डिपेंडेंसी जो है सेंटर से वो कम हो रही है और ओन रिसोर्सेज से सरकार को ज़्यादा फंड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो छोटा छोटा सा यहाँ पे जो उसी को एक्सप्लेन करते हुए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि देखो, इन 2025-26 स्टेट जीएसटी इज एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू, 57% शेयर। स्टेट जीएसटी रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 8% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ 2024-25। तो जैसे सरकार को अपने ही स्टेट के अपने खुद के टैक्स से ही बहुत ज़्यादा ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वह सेंटर पे डिपेंड कम हो रही है। जहाँ ये कह रहा है कि देखो 2025-26 में जो राज्य का अपना जीएसटी कैलकुलेटेड था, जीएसटी जो सरकार ने जमा किया जीएसटी टैक्सेस, वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू रहा, अपने टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स रहा। 57% शेयर रहा स्टेट जीएसटी का। ठीक है, और ये 8% बढ़ा है पिछले साल के तुलना में। फिर रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट टैक्स वैट इन 2025-26 इज एक्सपेक्टेड टू बी 12% हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट स्टेज ऑफ 2024-25। बिहार की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ एक राज्य है बिहार हमारा, जिसकी इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जिसका एक सबूत ये भी देखो कि इसके टैक्सेस का जो परसेंटेज है सेंटर से ज़्यादा वो अपने स्टेट वाले टैक्सेस पे डिपेंड कर रहा है। ये अच्छी बात है। और जो रेवेन्यू सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट और सेल्स टैक्स से जो सरकार पैसे कमा रही है वो 12% का ग्रोथ है उसका, हायर देन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2024-25। पिछले साल की तुलना में ये 12% ज़्यादा है। ये अच्छा सिम्टम है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम स्टैम्प्स ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज एस्टिमेटेड टू बी 10% हायर इन 2025-26 ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2024-25। और फिर बचे हुए रेवेन्यू जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी जो अलग अलग चार्जेस करती है सरकार अलग अलग गवर्नमेंट प्रोसीड्यूर्स के थ्रू, वो भी 10% ज़्यादा हुआ है इस साल पिछले साल की तुलना में। तो कुल मिलाकर जो सरकार के ओन टैक्स रेवेन्यू रहा, खुद के प्राप्त करों से जो आय रही सरकार की, वो बढ़ी है और उनके सेंटर पे डिपेंडेंसी कम हुई है। ठीक है, अब आगे क्या है कि डेफिसिट्स, डेट्स एंड एफआरबीएम टारगेट्स फॉर 2025-26। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बजट का और सवाल काफ़ी आते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। पहले इन तीनों टर्म्स को हम समझ लेते हैं, डेफिसिट्स, डेट्स एंड एफआरबीएम क्या है। तो डेफिसिट सिंपल शब्दों में हम कहते हैं, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, मतलब यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल व्यय और कुल आय के बीच का अंतर है। आय मतलब राजस्व, यह बताता है कि सरकार ने अपनी आय से कितना ज़्यादा खर्च किया है। जब हम आय से ज़्यादा खर्च करेंगे, आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो हम तो घाटा ही उठाएंगे। फिर ये डेट, डेट क्या है, इसको हम कहते हैं ऋण, मतलब कर्ज।
यह सरकार द्वारा अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और घाटे से निपटने के लिए विभिन्न स्रोतों से उधार ली गई राशि है। कर्ज है, सरकार बॉन्ड जारी करके ऋण लेती है। फिर ये अगला जो है FRBM एक्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो ये FRBM क्या है कि इसको हम कहते हैं, यहाँ पे भी लिख रखा है हमने, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, FRBM का फुल फॉर्म हुआ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे अगर तो यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का संक्षिप्त रूप है। यह भारत में एक कानून है जिसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन स्थापित करना, राजकोषीय घाटे को कम करना और सार्वजनिक निधियों के प्रबंधन में सुधार करना है। टोटल मतलब डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक होगी उसी को फोकस करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बिहार बजट के संदर्भ में क्या डेफिसिट रहा, क्या डेब्ट्स लिए सरकार ने और FRBM टारगेट क्या रखे हैं 2025-26 के लिए। तो कहता है ये बजट, द बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 provides annual targets to progressively reduce the outstanding debt and fiscal deficit of the state government। मतलब सरकार क्या कि घाटे और ऋण को नियंत्रण में लाने के लिए बिहार सरकार ने अपने FRBM टारगेट्स को रखा है। किसके अंडर? द बिहार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006, जो कि सरकार के जो भी प्लानिंग रहेगी कि कैसे अपने घाटे को कम किया जाए, ऋण लेने वाले पॉइंट्स को भी, जो रीजन्स हैं उनको भी घटाया जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या रहा है। तो रेवेन्यू बैलेंस पहला जो रहा, तो रेवेन्यू बैलेंस में क्या पॉइंट है कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो कितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहे हैं और कितने रेवेन्यू हमने रिसीव किए, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये हो गया रेवेन्यू बैलेंस। अ रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू फाइनेंस दोज एक्सपेंसेस विच डू नॉट इंक्रीज इन इट्स असेट्स और रिड्यूसेज इट्स लायबिलिटीज। तो कह रहे हैं कि एक रेवेन्यू डेफिसिट जो है, मतलब कि जो रेवेन्यू घाटा है, वो सरकार के लिए ये संकेत करता है कि सरकार को बोरो यानी कि उधार लेना पड़ेगा ताकि वो अपने उन खर्चों को फाइनेंस कर सके विच डू नॉट इंक्रीज इट्स एसेट्स और रिड्यूसेस इट्स लायबिलिटी, जो इसके ना तो एसेट्स को बढ़ाता है ना ही लायबिलिटीज़ को घटाता है, मतलब एक तरह से बर्डन ही है। द बजट एस्टिमेट्स अ रेवेन्यू सरप्लस ऑफ ₹8,831 करोड़ और 0.8% ऑफ द GSDP इन 2025-26। मतलब कि यहाँ पे सरकार का जो है ना, वो बजट कह रहा है कि बिहार सरकार को रेवेन्यू सरप्लस रहा है या रहेगा 8,831 करोड़ का, जो कि सरकार जो बिहार की GSDP है उसका 0.8% है। वो 2025-26 का ये डाटा है कि बिहार सरकार का रेवेन्यू सरप्लस 8,831 करोड़ रुपए रहेगा। मतलब रेवेन्यू, बिहार जो है रेवेन्यू डिफिसिट से आगे बढ़कर रेवेन्यू सरप्लस टारगेट कर रहा है। तो ये एक तरक्की का, एक डेवलपमेंट का संकेत है। इट इज़ अ गुड पॉइंट। फिर आगे देखते हैं फिस्कल डेफिसिट अभी मैंने ये जो समझाया वही है कि इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स। मतलब हमारे आमदनी से ज़्यादा हमारा जो खर्चा है तो उसके बीच का जो गैप है वही हुआ फिस्कल डेफिसिट। दिस गैप इज फिल्ड बाय बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट एंड लीड्स टू एन इंक्रीज इन टोटल लायबिलिटीज़। मतलब वही हुआ कि जब हमारा खर्चा बढ़ जाएगा हमारे आमदनी से, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे हमें चाहिए उसके लिए हमें उधार लेना पड़ेगा, और इस उधार की वजह से जो हमारा टोटल लायबिलिटीज़ है बढ़ जाएंगी। इकोनॉमिक्स में लायबिलिटीज़ को क्या कहते हैं? देनदारी। मतलब कि यह किसी व्यक्ति या संस्था का वह दायित्व होता है जिसके तहत उसे भविष्य में किसी और को धन, वस्तु या सेवा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। लायबिलिटीज एक बोझा बोल सकते हो। ये दायित्व पिछले लेन देन या घटनाओं का परिणाम होते हैं और कंपनी या जो भी सरकार जहाँ से वो लेन देन कर रही है उसकी बैलेंस शीट पर दिखाई देते हैं। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है आगे कि इन 2025-26 द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 3% ऑफ GSDP। तो 2025-26 में जो फिस्कल डेफिसिट है बिहार सरकार का वो GSDP का 3% रहने का अनुमान है।
For 2025-26, the central government has permitted fiscal deficit of up to 3% of GSDP to states. और केंद्र सरकार ने भी जो परमिशन दे रखी है कि कितना फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए राज्य का, वो 3% की ही दर रखी है, तो बिहार की भी उतनी ही है. एडिशनल बोरोइंग स्पेस अप टू 0.5% ऑफ GSDP विल ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर अंडरटेकिंग सर्टेन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. और कुछ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कुछ केंद्र सरकार ने पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए एडिशनल बोरोइंग स्पेस दे रखी है, जो कि है 0.5% ऑफ GSDP. ठीक है. As per the revised estimates 2024-25, the fiscal deficit of the state is expected to be 9.2% of GSDP. This is higher than the budget estimate of 3% of GSDP. मतलब पिछले साल जो फिजिकल डेफिसिट की परसेंटेज रही थी वो बहुत ही हाई रही थी. 3% की जो अनुमानित दर है केंद्र सरकार की, उससे कहीं ज़्यादा है. इस साल सरकार ने इसको मेंटेन करते हुए 3% रखा है. अब अगला है आउटस्टैंडिंग डेट. आउटस्टैंडिंग डेट क्या होता है? ये एक बकाया ऋण होती है. आउटस्टैंडिंग डेट जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा उधार ली गई ऐसी राशि है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. यह ऋणकर्ता यानी लेनदार को दिया जाना अभी बाकी होता है, जिसमें मूलधन और लागू ब्याज व शुल्क शामिल होते हैं. यह एक वित्तीय दायित्व का शेष भाग है जो एक निश्चित समयावधि में चुकाया जाना है. ठीक है. तो उसी के हिसाब से जो आउटस्टैंडिंग डेट रहा है आपका बिहार में बजट में, वो कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग डेट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ टोटल बोरोइंग एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर. वही है कि जो टोटल कितनी उधारी ली गई है एक फाइनेंशियल ईयर में, टोटल उस फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर देखा जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है कि भाई कितनी टोटल बोरोइंग यानी कि उधारी ली गई है राज्य सरकार के द्वारा. सो at the end of 2025-26, the outstanding debt is estimated to be 37% of GSDP, similar to the revised estimate for 2024-25, 37.1% of GSDP. मतलब कि ऑलमोस्ट जो स्टेबल रहा कंपेयर टू द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2024-25, सिमिलर ही रहा है आउटस्टैंडिंग डेट दोनों सालों में, दोनों फाइनेंशियल ईयर में बिहार. तो अब हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स एक्सपेंडिचर ऑन की सेक्टर्स. मतलब कि बजट में जो फंड है टोटल, उसमें से बिहार सरकार कितना फंड किस सेक्टर को अलोकेट करने जा रही है वो हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. क्योंकि इसमें ना आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं. या तो वो पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा किसको दिया फंड, उसके बाद सेकंड किसको दिया, थर्ड किसको दिया, अरेंज करने दे देंगे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर परसेंटेज पूछ लेंगे. तो इसको ना आप ध्यान से देखना, पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही इस साल भी और इससे ही उठेगा. और मैं ये भी बताती चलूँ कि ये जो मैं लेक्चर ले रही हूँ बजट का, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े. ठीक है. तो हम देख रहे हैं कंपैरिजन. तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे क्या है? शिक्षा, एजुकेशन पे दिया है सरकार ने. बिहार हैज अलोकेटेड 21.7% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन 2025-26. मतलब वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार ने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा को अलोकेट किया, यानी 21.7%. फिर दूसरे नंबर पे ना यहाँ रहा है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास. बिहार हैज अलोकेटेड 10.3% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट इन 2025-26. मतलब पिछले वित्तीय वर्ष इस वित्तीय वर्ष में 2025-26 में सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बजट का जो आवंटन पैसों का किया गया है वो है रूरल डेवलपमेंट में. मतलब बजट का 10.3% हिस्सा ग्रामीण विकास की ओर जाएगा. फिर आगे तीसरे नंबर पर हेल्थ. बिहार हैज अलोकेटेड 6.6% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. मतलब कि तीसरे नंबर पर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य पर बिहार सरकार ने 6.6% रुपये अपने टोटल बजट में से खर्च करने के लिए रखे हैं हेल्थ पर. ठीक है, स्वास्थ्य पर. फिर अगला आ गया हमारा. उसके बाद अगर हम 3 और देखें तो आप आसपास ही 4th पे आएंगे, इरिगेशन आएगा, सिंचाई. बिहार हैज अलोकेटेड 3.2% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन, 3.2%. फिर आ गया आपका रोड्स एंड ब्रिजेस, मतलब सड़क और ब्रिज बनाने के लिए. बिहार हैज अलोकेटेड 3% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर. आप ना बिहार में आप नोटिस करोगे, जो लोग बिहार में रह रहे हैं या बाहर से भी आते हैं,
पिछले 10 से 15 सालों में ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बदला है, खासकर रोड नेटवर्क। तो इसमें एक हिस्सा ये भी है कि बजट का अच्छा खासा रखा जाता है पैसा सड़क और ब्रिज डेवलपमेंट के लिए। तो 3% सरकार ने इस बार रखा है रोड और ब्रिज निर्माण के लिए। और आ गया छठे नंबर पर एग्रीकल्चर यानी कि खेती, क्योंकि राज्य की बहुत बड़ी आबादी खेती पे ही निर्भर करती है। तो वहाँ बिहार हैज़ अलोकेटेड 2.7% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर इन 2025-26, मतलब 2.7% हिस्सा अपने बजट का उन्होंने खेती के लिए रखा है। ठीक है, ध्यान देना इन सारे पॉइंट्स पे, से क्वेश्चन आएगा ही। आगे आ गया बजट 2025-26 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं इस बजट के। हो सकता है इन वन लाइनर से कुछ क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो हम फटाफट देख लेते हैं। पहला कहता है कि अ कैंसर हॉस्पिटल टू बी मेड इन बेगूसराय। बेगूसराय जगह में एक कैंसर हॉस्पिटल प्रस्तावित है। अ मौसम विज्ञान केंद्र टू बी मेड इन भागलपुर। भागलपुर में एक मौसम विज्ञान केंद्र बनने जा रहा है। गरीब कन्या विवाह मंडप प्रपोज टू इन ऑल 8053 पंचायत। राज्य के कुल 8053 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप प्रस्तावित है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सुधा, तस्करी सुधा, ये एक्चुअली ना तस्करी सुधा नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग या टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ये है तरकारी सुधा, तरकारी मतलब सब्जी, तरकारी सुधा। आप सब लोग सुधा के नाम से तो परिचित होंगे ही बिहार में। सुधा की जितनी मिल्क आइटम्स मिलती हैं, बिहार सरकार का अपना उद्योग है सुधा। तो उसी के बेसिस पे ना सरकार ने खोलने का एक रखा है प्लान, तरकारी सुधा आउटलेट्स टू बी ओपनड इन ऑल ब्लॉक्स। मतलब बिहार के लोगों को जल्द ही तरकारी आउटलेट पर ताज़ी सब्जियां मिलेंगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने निर्देश जारी कर दिए। तरकारी आउटलेट के लिए जिन जिलों में ज़मीन मिल गई है वहां जल्द ही दुकानें तैयार कर सब्जी विक्रेताओं को दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्हें परिचय पत्र और रिटेल कोड भी मिले। तो ये थी तरकारी सुधा। प्लीज़ सुधार लेना अगर आप PDF से लिखोगे तो, ठीक है। अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE फॉर जैगरी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट द शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। पूसा में जो शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है गुड़ के लिए, ठीक है, जैगरी। एयरपोर्ट्स प्रपोज्ड एट राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर एंड रक्सौल। मतलब राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट्स प्रस्तावित हुए हैं। फॉर रिसर्च ऑन न्यूट्रिशियस ग्रेन्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू बी इस्टेब्लिश्ड एट टनकुम्पा गया एंड फॉर बीटल लीव्स अ COE टू बी इस्टेब्लिश्ड एट बिंदुपुर वैशाली। मतलब पौष्टिक सब्जियों, पौष्टिक अनाजों, न्यूट्रिशियस ग्रेन्स के लिए, न्यूट्रिशियस ग्रेन्स यानी पौष्टिक अनाजों पर रिसर्च के लिए एक COE बनाया जाएगा। कहाँ पर? टनकुम्पा गया में। और पान पत्तों पर, बीटल लीव्स पर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है? वैशाली के बिंदुपुर में, ठीक है। एट जमुई सिकंदरा ब्लॉक कुंडघाट जलाशय योजना प्रपोज टू बी मेड ऑन बहुआर रिवर फॉर इरिगेशन। जमुई के सिकंदरा स्थित बहुआर नदी पर कुंडघाट जलाशय योजना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ही नहीं है, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा काम हो चुका है, ठीक है। तो जमुई के सिकंदरा ब्लॉक में बहुआर नदी पर जो जलाशय योजना बन रही है वो है कुंडघाट जलाशय योजना। किस लिए? सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। फिर एट दुबईज COP28 कॉन्फ्रेंस जल जीवन हरियाली मिशन वॉज प्रेज्ड। बिहार सरकार की जो एकदम महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली मिशन है, इसकी तारीफ कहाँ की गई? दुबई के COP28 कॉन्फ्रेंस में। ये COP28 कॉन्फ्रेंस को अलग से भी देख लेना, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। RBI हैज़ अवॉर्डेड द मिथिला पेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन विद द सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। तो मिथिला पेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। फिक्की FICCI हैज़ अवॉर्डेड बिहार एज इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स। फिक्की ने बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स के अवार्ड से नवाजा है। आगे, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI टू बी एस्टैब्लिश्ड एट मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर जिले में कौन सा इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है? बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI, ठीक है। बाबा हरिहर नाथ टेम्पल एरिया ऑफ सोनपुर सारण टू बी डेवलप्ड ऑन द मॉडल ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी।
तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के सारण के सोनपुर सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ टेम्पल को उसी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। किसके तर्ज पर? काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर वाराणसी। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू बी डेवलप्ड एट जैतिया फतुहा। फतुहा के जैतिया में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल पार्क बीइंग डेवलप्ड एट डोभी गया। गया के डोभी में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा रहा है। गया का डोभी आप लोग देखे ही होंगे, बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, तो वहीं पे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बजट से। तो ये था टोटल हमारा बजट का एनालिसिस। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी बजट वाले चीज़ का अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सिविल पाथ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसका लिंक इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सिविल पाथ। थैंक यू।